सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से मौन होता है जैसे सब मशीनें हों जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता था। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दें वे ही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज़ पर बैठ जाओ और खाना खाकर काम पर जाओ। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी बुआ था, या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी ये उनका नाम रखा, ये नामकरण करने वाला विद्या का अवश्य पार की रहा होगा। बचपन में ही वह समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में वह उतनी ही पटु थी, और व्यवस्था की जितनी कायल थी उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वह एक बार खरीदती थी वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में ना आए तब तक वह उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूट कर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबर उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई और प्रौढ़ता धारण करती गई, और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सब खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वह ससुराल में ही रहे, वरना हमें अपने अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसे ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझा कर, डांट कर और प्यार दुलार से मेरे को राज़ी कर लिया। सच में राज़ी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वादे कर दिया, और भगवान का नाम गुराते गुराते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया मैं जान ही ना पाई। हाँ, बुआ जी के पति जिन्होंने हम भाई साहब कहा करते थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। घर के इस नीरस यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने आप को फिट रखने के लिए मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना छाड़ना पड़ा, ये मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही इतनी प्रौढ़ हो गई थी। ना तो बच्चों का सा उल्लास, ना कोई चहचहाट, एक अज्ञात भय से हमेशा घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिन में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूँ बुआ जी की गृहस्थी जमे हुए 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज़ उनका उपयोग होता था। वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल जो एक भी चीज़ तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी। यह बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था पर, और वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार कराने में पूरा 1 महीना बीत गया, पर उसका बुखार ना उतरा। बुआ जी की परेशानी पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं जो उसे ग्रस्त चले आ रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ नहीं कह पाती थी, बस सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाएं और जितना अधिक उसे खुश रख सकते हैं रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है।
पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते ये संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा था कि माँ के साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का वे साहस नहीं कर सकी। सो मन मारकर वहीं बैठी रही। रोज़ ज़ोर शोर से अन्नू के पहाड़ पर जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोज़ों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने की, सामान की, बर्तनों की। हर चीज़ रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत देती कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो, ये फ्रॉक खो मत देना, 7 रुपये मैंने इसकी सिलाई दी है। ये प्याले तोड़ मत देना, वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुझ समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे। पर देखो, ये 15 बरस से मेरे पास है, कहीं खरोच तक नहीं है, ये तोड़ दिया तो ठीक नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आईं। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेन्यू बना दिया, कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इनको ऐसा बांध दिया है कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कह चुकी तो ज़रा आदर सर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर लेते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज़ एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ गया जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छुपी है। तभी एक तांगा आता दिखाई दिया। वे उसे देखती रहीं। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रहीं, पर दूसरे दिन से ही घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज़ आता, जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज़ एक पत्र लिखती थी, जिसमें अपने उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही रहती थी। मेरे तो मन में आता है कि कह दूं, बुआ जी रोज़ पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर पलंग के सामने लटका लें और रोज़ सुबह उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस नहीं था कि ये सब बातें कह सकूं। करीब 1 महीने बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी को बड़ी चिंता हुई। उस दिन तो उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ ढीली सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं। रात को वो मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी दुस्वप्न देखती रही और रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वे बार बार कहती, मैं उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे, अन्नू साथ नहीं है, और उनकी आंखें भी लाल हैं, और वो फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर बस वे तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी के ये दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र ला कर दिया। बड़ी व्यग्रता से, कांपते हाथों से उन्होंने खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह देखने लगी कि एक एक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धक से रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं हुआ। आंखों के आगे अन्नू की भोली भाली सी नन्ही सी प्यारी सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू इस संसार में नहीं है? ये सब कैसा हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब को पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता तुम्हें किस तरह ये पत्र लिखूं, किस प्रकार से तुम्हें ये दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं, और उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। ये संसार नश्वर है, जो बना है वे एक न एक दिन तुम मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी इतनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे बचा नहीं सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या भूलूं प्रिय। यह सब कुछ मेरे हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट और अस्पष्ट होता जा रहा था, और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में ये पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार से किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी।
धैर्य रखना मेरी रानी, जो हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथों से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट को तो मैं हतबुद्धित सी खड़ी रह गई, समझ ही नहीं आया कि ये क्या से क्या हो गया। ये दूसरा सदमा था। जो ही मैं कुछ समझी, मैं ज़ोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत करवाया, ये सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए के सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोल कर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। तो दोस्तों, ये थी बहुत प्यारी सी कहानी, हमारी प्यारी सी लेखिका। इनका नाम तो नहीं दिया गया है, तो बट ये कहानी सॉरी, मनु भंडारी की है ये कहानी, और ये सायानी बुआ के नाम से है, मनु भंडारी जी की कहानी। तो आपने सुनी, अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी कहानी सुनाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ जल्दी अगली नई कहानी के साथ। थैंक यू।